हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अनुराग शर्मा और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक कहानी जिसका नाम है वो 5 बजे वाली लड़की। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज कैंटीन से, जहाँ चार दोस्त बैठकर बातें कर रहे होते हैं और साथ साथ लैपटॉप पर काम भी कर रहे होते हैं। तो उनमें से एक दोस्त बोलता है, ईशान तू आज बड़ा चुप चुप सा है, क्या हुआ? तो ईशान दबी सी आवाज में बोलता है, कुछ नहीं यार, और अपना काम करने लग जाता है। अभी बाकी लोग भी बोलते हैं, क्या हो गया बता ना। तभी सामने से ईशिका आकर ईशान के साइड में बैठ जाती है और बोलती है, बता क्या हुआ। तो ईशान बोलता है, कल रास्ते में एक लड़की दिखी थी। जब मैं 12th क्लास में था तो वो मेरे साथ ट्यूशन पढ़ती थी। तो बाकी लोग बोलते हैं, हाँ तो इसमें दुखी होने वाला है जैसा क्या बात है। तो बोलता है, हाँ इसमें दुखी होने वाला कुछ नहीं है, बट वो कुछ लंबी कहानी है। तो उसके दोस्त फिर बोलते हैं, हाँ सुना दे लंबी कहानी, बहुत टाइम है अपने पास। तो ईशान बोलता है, फिर वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो बोलता है, जब मैं 12th क्लास में था तो जहाँ मैं ट्यूशन जाया करता था वहां से आते वक्त दो और लड़कियां आती थी। हम तीनों की ट्यूशन की छुट्टी सेम टाइम पर होती थी। तो वो लड़कियां भी लगभग मेरे साथ ही आती थी। हम ज्यादातर सेम ही ऑटो में आते थे, बट शुरुआत में हमारी कुछ ऐसे बातचीत नहीं हुई थी। काफी दिन तक ऐसे ही चलता रहा था। अब एक दिन बारिश हो रही थी। तो बारिश में जो लड़की थी प्रकृति, उसको बारिश बहुत पसंद थी। मुझे भी बारिश बहुत पसंद थी। तो हम बारिश का मजा ले रहे थे। बट प्रकृति की जो दोस्त थी निशा, उसको बारिश बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो भागकर ऑटो में बैठ गई और प्रकृति को बुलाने लगी। पर प्रकृति ने मना कर दिया। उसने बोला, रुकना थोड़ा सा, कितनी अच्छी बारिश हो रही है। तो प्रकृति के मना करने के बाद वो बोलने लगी, जाऊं मैं फिर? तो प्रकृति ने बोला, जा। तो उसने बोला, मजाक मत कर यार, आ जा, पीछे मैं भी भीग रहा था। तो वो बोलने लगी, ओए ईशान तू तो आ जा। तो मैंने भी बोला, नहीं यार देख कितनी अच्छी बारिश हो रही है। तो उसने बोला, मरो तुम दोनों यहीं। और ऑटो वाले भैया से बोला, चलो भैया तुम। और वो वहां से चली गई। अभी हम थोड़ा सा भीगे और फिर हमने भी एक ऑटो ले लिया। ये पहली बार थी जब हमारे बीच कोई बातचीत हुई थी। तो प्रकृति ने मुझसे बोला, तुम्हें भी बारिश पसंद है क्या? मैंने बोला, बहुत। उसने बोला, मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। अभी पहले दिन हम लोग ऐसे ही बारिश की बात कर रहे थे, पर ये शुरुआत थी। इसके बाद छुट्टी में जब भी हम लोग आते तो साथ आते। हम लोग अलग अलग टॉपिक्स पर बातें करते। अब धीरे धीरे हम लोगों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो अब शुरुआत में तो सब ऐसे ही चलता रहा, बट कुछ टाइम बाद मेरे घर के पास के एक आदमी ने मुझे उसके साथ देख लिया था। उस टाइम करीब 5 बज रहे थे। तो उसने वहां जाकर बताया कि 5 बजे किसी लड़की के साथ घूम रहा था। अब धीरे धीरे ये बात इतनी पॉपुलर हो गई कि उसका नाम उन लोगों ने 5 बजे वाली लड़की रख दिया। मुझसे पूछते थे, और कहाँ है वो 5 बजे वाली लड़की, इस तरह के सवाल करते थे। तो मैं तो वैसे इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, पर फिर भी एक अजीब सा नाम मिल गया था उसको। खैर, तो मेरे और प्रकृति के बीच में सब ठीक ही चल रहा था। फिर एक दिन उसने बताया कि वो अपनी नानी के घर जाएगी कुछ ही दिनों बाद, और उससे पहले वो एक दिन ट्यूशन बंक करके घूमना चाहती है। तो ये बात मैंने तो मान ली, पर उसकी फ्रेंड, उसने मना कर दिया। तो फिर हम दोनों ने ही डिसाइड किया कि ठीक है, हम दोनों ही मिलकर बंक करेंगे। अब जिस दिन हम लोग ने मिलकर बंक किया वो एक खास दिन था। शायद वैसा दिन उसके बाद कभी नहीं आया। उस दिन हम लोगों ने अलग अलग चीज़ें ट्राई की। उस टाइम पे ज़्यादा पैसे भी नहीं होते थे मेरे पास, तो शायद मैंने अपनी काफ़ी सारी सेविंग्स वो खर्च कर दी थी।
हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खाई, अलग अलग जगह घूमे हम। वो 1 घंटा बहुत बहुत खास था। और उसमें जो सबसे अजीब चीज़ हमने की थी वो थी, हमने एक तरबूज खाया। तरबूज उसको बहुत पसंद थे, उसका फेवरेट कलर भी रेड एंड ब्लैक था। उस दिन जाने से पहले मैंने उसको बोला कि मैं उसको पसंद करता हूँ। तो उसने मुझसे बोला कुछ दिन इंतज़ार करो, नानी के घर से आऊँगी तब बताऊँगी। मैंने कहा नहीं यार, इतना लंबा थोड़ी ना वेट करना होता है। उसने बोला हाँ, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास? तो मैंने बोला ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो अभी कुछ दिन बाद वो अपनी नानी के घर चली गई। उसने बताया था कि वो 10 दिन में ही वापस आ जाएगी। उसकी नानी के यहाँ एक शादी थी, उसके मामा की। तो वैसे तो उसको 10 दिन में आ जाना चाहिए था, बट 10 दिन से ज़्यादा हो गए थे, वो नहीं आई थी। मैंने उसके फ्रेंड से भी पूछा तो उसने कहा उसको इस बारे में कुछ नहीं पता। अभी कुछ दिन और मैंने इंतज़ार किया, अब लगभग 20 दिन हो गए थे। मैंने उसके फ्रेंड से फिर पूछा, उसने बोला कि उसको अब भी कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ है। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। तो उसने मुझसे बोला कि ठीक है, वो इस बार उसके घर जाकर पता करके आएगी कि वो कहाँ गई है। तो मैंने उससे पूछा तुम्हें उसका घर पता है? तो उसने बोला हाँ। मैंने बोला मैं भी चलूँ? तो उसने बोला नहीं नहीं, वो पता करके आएगी और बता देगी मुझे। तो मैं मान गया। अभी जिस दिन उसने मुझसे बोला कि वो पता करके आएगी, उसके अगले 3 दिन तक वो खुद नहीं आई। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये चल क्या रहा है। मेरे पास इन दोनों में से भी किसी का नंबर नहीं था, क्योंकि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ट्यूशन के बाद ये लोग मिल जाते थे, कोई काम होता था तो वो ट्यूशन के बाद ही बात कर लेते थे। तो अब मुझे नहीं पता था कि मैं उसके घर तक कैसे जाऊं या उससे कांटेक्ट कैसे करूं। मैंने ट्यूशन में किसी और लड़की से भी उसका नंबर पता करने की कोशिश की, पर उसने जो नंबर दिया वो स्विच ऑफ आ रहा था। और दूसरा नंबर उसे किसी ने उठाया नहीं। तो मेरी चिंता बहुत बढ़ गई थी। फिर 3-4 दिन बाद प्रकृति की फ्रेंड निशा फिर से ट्यूशन आई थी। अभी ट्यूशन के टाइम पे तो मैं और वो काफ़ी दूर बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही छुट्टी हुई मैं भाग कर उसके पास पहुंचा। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, प्रकृति का कुछ पता चला? कहाँ है वो इतने दिन से यार, इतनी लंबी छुट्टी पे थोड़ी ना जाते हैं। तो उसने मुझसे बोला मेरे साथ चलेगा? तो मैंने उससे पूछा कहाँ? तो उसने बोला प्रकृति के घर। उसकी आवाज़ आज कुछ दुखी लग रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। मैं उससे पूछ रहा था बार बार, पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने बोला बस तू चल मेरे साथ, मैं तुझे सब बताऊंगी। अभी हम प्रकृति के घर तक पहुंचे तो उसके घर वाले सामान पैक करके कहीं जा रहे थे। और जैसे ही उन लोगों ने मुझे देखा, प्रकृति के पापा आए और मुझे गले से लगा लिया। उन्होंने बोला तुम ईशान हो ना, प्रकृति तुम्हारे बारे में बहुत बातें करती थी। मैं थोड़ा सा मुस्कुराया, पर उसके पापा रोने लगे। अभी चीज़ें बहुत खराब हो गई थी। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, अंदर से बहुत डर लग रहा था मुझे। फिर उसके मम्मी पापा लगभग जाने ही वाले थे जब हम पहुंचे थे। ये सब करने के बाद मुझसे गले मिले, थोड़ी एक दो बातें पूछी और मुझे बोला कि बेटा जिंदगी में कुछ अच्छा करना, लोगों की मदद करना, तुम एक अच्छे इंसान हो। मैंने हाँ में सर हिलाया और वो चले गए। अभी मैं फिर से निशा के साइड देखने लगा। मैं उससे पूछने लगा कि क्या हुआ, प्लीज़ बताओ मुझे, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। अब मौसम फिर से बारिश का था, हल्की हल्की बारिश होने लगी थी। उसने अपना छाता खोला और कहा अंदर आ जाओ, भीग जाओगे। मैंने उसको बोला नहीं, तुम मुझे बताओ क्या हुआ है प्रकृति के साथ। उसने बोला कि प्रकृति अब इस दुनिया में नहीं रही।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगा। फिर मैंने उससे पूछा, क्यों क्या हुआ? तो उसने मुझे बताया कि जहाँ वो अपनी नानी के घर गई थी, तो वहीं एक दिन वो कुछ सामान लेने बाजार जा रही थी। तब रास्ते में कुछ लोग एक लड़की को परेशान कर रहे थे। वो उसको किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे, पर प्रकृति ने उस लड़की को किसी तरह बचाया। उस लड़की को तो प्रकृति ने बचा लिया, पर प्रकृति खुद को नहीं बचा पाई। उन लोगों ने प्रकृति को ही किडनैप कर लिया, और उसके लगभग 4 दिन बाद प्रकृति की लाश एक सुनसान जगह पड़ी मिली। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। शायद उन लोगों ने प्रकृति को बहुत मारा, और पता नहीं क्या किया होगा उसके साथ। और ये बोलते बोलते वो भी रोने लगी। मैं घुटनों पे बैठा हुआ था, उसे देख रहा था, और फिर मैं भी रोने लगा। जिस बारिश ने मुझे प्रकृति से मिलाया था, उसी बारिश ने मुझे उससे छीन लिया। सब कुछ खत्म सा हो गया था। निशा ने ही मुझे पकड़ कर एक कोने में बिठाया, जहाँ बारिश नहीं आ रही थी। फिर कुछ समय बाद मुझे थोड़ा होश आया। उसने मुझे उठाया और घर जाने के लिए बोला। मैं उठकर घर निकल गया, पर उस दिन मैंने खुद से एक वादा किया कि मैं कुछ भी करूँगा, पर इस दुनिया को इतना बेहतर बनाऊंगा कि ऐसे अपराध ना हो, ऐसे किसी की प्रकृति उससे न छीने। और ये बोलते बोलते ईशान रोने लगता है। अब कैंटीन के अंदर ही उसके दोस्त और आसपास कुछ और लोग भी खड़े हुए दिखते हैं। वो सब लोग ईशान की कहानी सुन रहे थे, और ईशान के एक दोस्त ने वो कहानी रिकॉर्ड कर ली थी।